तो तो इफ़ यू वांट टू स्टडी कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से पढ़ें कि वो क्वेश्चन कैसे आ रहा है ना। अब अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन की बात करी है, तो जो मेरे पास मतलब मेरे पास जितने भी हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर अब तक है मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आपने घर जाके देखना है कि आज हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ा है, क्वेश्चन आया कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे अभी मैं अगर टाइम लगाऊंगी तो सारे क्वेश्चन पेपर्स तो मेरे को नहीं मिल रहे हैं, बट वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, discuss the concept of hybridization, what are the different types of hybridization in carbon atom, and उसके बाद क्वेश्चन है what is the type of hybridization, what is the type of hybridization of carbon atoms, please मार्क्ड विथ स्टार। तो आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उन पे एस्ट्रिक मार्क है, एंड उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी आपको पूछा है। सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कैन बी ट्रिकी ऑल्सो। बट अभी मेरे को जो क्वेश्चन मिला है मैं उसी को अप्रोच करके आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा देती हूँ। बट देन आई एम सेइंग कि मैं आज आपको और भी मतलब आई थिंक 1-2 क्वेश्चन पेपर मुझे और मिल जाएंगे मार्क्ड स्टार। अब देखो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैंने तुम्हें बोला था कि जब कोई एटम बॉन्ड बनाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था CH4 मीथेन का, अगर आप कार्बन मीथेन की फॉर्मेशन देखो तो मीथेन में अगर आप कार्बन की बात करो तो ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, और अगर आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p2 विच इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने तुम्हें बोला था कि बॉन्ड बनाने से पहले प्रमोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2s में रहता है और 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड p में रहते हैं। तो एज यू कैन सी कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 अनपेयर्ड थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रायर टू बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है, पर प्रमोशन कैन अकर विद इन द सेम शेल। मतलब 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट हो सकता है, 1s का इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट नहीं हो सकता। तो हम एक काम करते हैं, हम 1s को लिखते ही नहीं है, वी जस्ट फोकस ऑन दी आउटर मोस्ट शेल। अब मेरी बात सुनो, साइंटिस्ट एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड 2s ऑर्बिटल के साथ बन रहा है, एक बॉन्ड 2p के ऑर्बिटल के साथ बन रहा है। 2p के भी 3 अलग अलग होते हैं, इफ यू नो, एक px होता है, एक y डायरेक्शन में होता है, 3 p ऑर्बिटल अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो साइंटिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हाइड्रोजन आया होगा बॉन्ड बनाने के लिए तो एक हाइड्रोजन की शेप अलग नजर आई होगी, क्योंकि वो s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, s इज स्फेरिकल। एक h px ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाने आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन x एक्सिस में होगी, p एंड डम्बल होगी, और दूसरा हाइड्रोजन py डायरेक्शन के साथ बॉन्ड बनाने आ रहा है तो उसकी शेप अलग होगी, डायरेक्शन अलग होगी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कार्बन जो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑल द ऑर्बिटल्स वर सेम। अब साइंटिस्ट को लगा कि ये 4 ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं, एक ऑर्बिटल s है, एक ऑर्बिटल px है, एक ऑर्बिटल py, एक ऑर्बिटल pz है। तो साइंटिस्ट इमेजिन कर रहे थे कि जब हम मीथेन की शेप देखेंगे तो हमें मीथेन की शेप 4 ऑर्बिटल्स अलग अलग नजर आएंगे, एक गोल नजर आएगा जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, एक डम्बल नजर आ रहा होगा जो x एक्सिस में होगा। तो जब साइंटिस्ट ने CH4 की शेप एक्चुअल में ऑब्जर्व करी और देखा कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है विद 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, बट वो सारे ऑर्बिटल सेम है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि हुआ क्या होगा, इन 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई होगी, इन 4 ऑर्बिटल्स की हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले इंटरमिक्सिंग हुई होगी, इंटरमिक्सिंग हुई होगी।
अब साइंटिस्ट ने ये इंटरमिक्सिंग होती देखी नहीं है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे एक रेड कलर का पेंट रख दूँ और वाइट कलर का पेंट रख दूँ अभी, तो तुम इमेजिन करोगे कि कल मैं आऊँगा तो मैम ने रेड पेंट करवाया होगा और वाइट पेंट करवाया होगा, लेकिन जब तुम अगले दिन आए तुमने पिंक पेंट देखा तो तुम्हारे दिमाग ने क्या कहा कि मैम ने रेड और व्हाइट की क्या करी होगी, मिक्सिंग। तुमने मिक्सिंग होती देखी नहीं, यू डिडंट सी मैं मिक्स कर रही हूँ, बट जब तुमने अगले दिन रिजल्ट देखा कि मैम के पास पेंट तो रेड कलर और व्हाइट था लेकिन वॉल्स आर पेंटेड विद पिंक, तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग हुई है। दैट्स व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। साइंटिस्ट ने ऑर्बिटल्स को मिक्स होते देखा नहीं है कि माइक्रोस्कोप से देखा है कि एटम अपने एस और पी ऑर्बिटल को मिक्सी में डाल के मिक्सिंग कर रहा है, नो। बट जब उन्होंने देखा कि 4 ऑर्बिटल जो अलग थे, लेकिन जब मीथेन की शेप निकल कर आई वो चारों ऑर्बिटल सेम नजर आ रहे हैं, तो पक्का उन चारों ऑर्बिटल्स की क्या हुई है, इंटरमिक्सिंग। सो दिस फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, किस किस ऑर्बिटल्स की, जो डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट थे, साइज में भी और शेप में भी और एनर्जी में भी। क्यों हुए इंटरमिक्स, सो एज टू जनरेट अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी एंड शेप। उनका मकसद क्या था कि इन चारों ऑर्बिटल्स को सेम करो बॉन्ड बनाने से पहले। अब देखो हुआ क्या, एक एस गोल था, एक पी एक्स एक्सिस में था, एक वाई एक्सिस में था, एक जेड एक्सिस में था। इन चारों की इंटरमिक्सिंग हुई। अब ये क्या मैं दिखा रही हूं कि इन चारों को मैंने मिक्सी में डाल दिया। अब मिक्सी में, अब एक हाइब्रिडाइजेशन का रूल है, अगर आप 4 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कर रहे हो तो रिजल्ट में भी कितने ऑर्बिटल्स निकल कर आएंगे, 4। दिस वाज द रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब पॉइंट ये था कि मैम ओके 4 ऑर्बिटल निकल कर तो आएंगे, बट हम उसको कैसे अलाइन करें, तो उसके लिए हम वेस्पर थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब 4 ऑर्बिटल होते हैं तो वो कौन सी शेप में अपने आप को अलाइन करते हैं, टेट्राहेड्रल, दैट यू ऑलरेडी नो। हमने हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी को इन सिंक रखा है। ऐसा नहीं है कि अब हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आ गया तो जो वेस्पर थ्योरी ने कहा था वो रॉन्ग था, नहीं। अब हम रखेंगे इन चारों ऑर्बिटल्स को कौन सी शेप में, टेट्राहेड्रल, बिकॉज वेस्पर थ्योरी ऑलरेडी। तो अब ये 4 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो निकल के आए हैं इनको देखो कैसे रखना है सारे, एवरीवन 1 2 3 and 4। आई होप आपको एक चीज याद होगी, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर आप ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे बनाओगे तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माने नहीं जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या निशानी होती है कि पॉजिटिव लोब बड़ा होता है, नेगेटिव लोब। तो अभी आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल ही नहीं माना, अभी इसके 4 नेगेटिव लोब भी दिखाने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव लोब एक नेगेटिव। अब किसी को अगर ये याद नहीं है कि मैंने पॉजिटिव लोब बड़ा क्यों बनाया, नेगेटिव लोब छोटा क्यों बनाया, क्योंकि देखो जब ये मिक्सिंग हो रही थी पॉजिटिव वाला ज्यादा है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव 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 इज मोर, क्योंकि ऐसे ऑर्बिटल में तो होता ही क्या है, ओनली पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई चटनी बना रहे हो तो जो कंपोनेंट ज्यादा डालोगे, प्याज ज्यादा डालोगे तो एंड में रिजल्ट में आपको अनियन का टेस्ट ज्यादा आएगा। अगर टमाटो डालोगे तो ज्यादा टेस्ट किसका आएगा। सो जाहिर सी बात है अगर हम मिक्सिंग ऐसे ऑर्बिटल्स की कर रहे हो जिसमें पॉजिटिव कंटेंट ज्यादा है तो पॉजिटिव लोब बड़ी निकलेंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल की पॉजिटिव लोब क्या निकलेंगी, बड़ी, क्योंकि जब तुमने मिक्स किया था तो उसमें पॉजिटिव 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 वाज मोर, और नेगेटिव लोब क्या निकलेंगी, छोटी। और अगर किसी ने हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिर्फ पॉजिटिव लोब दिखाई है, नेगेटिव लोब दिखाई नहीं, तो होल डायग्राम विल बी रॉन्ग। उसके बाद तुम जो मर्जी बोलना कि मैम मैं उसको टेट्राहेड्रल में ही रख के आया था, मैंने 4 ऑर्बिटल्स ही बनाए थे, फिर भी मेरा डायग्राम रॉन्ग हो गया। आप सोच के देखो अगर कोई ये नेगेटिव लोब्स ना बनाए, है ना, बाकी पूरा कंप्लीट कर दे, ये कार्बन दिखा दे और इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, ठीक है, आपको ये पूरी शेप CH4 की सही लग रही होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल बना दी, एंगल भी मेंशन कर दिया, लेकिन सिर्फ नेगेटिव लोब्स नहीं दिखाई, द टीचर हैज द कंप्लीट राइट टू मेक द डायग्राम रॉन्ग। जबकि एज अ स्टूडेंट आपको लगेगा कि यार सिर्फ एक मैंने बीच में नेगेटिव लोब्स ही नहीं बनाई ना, बाकी तो पूरा डायग्राम सही है। बट नेगेटिव लोब्स ना बना के आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल ही नहीं बनाया। अ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड विद अ बिगर पॉजिटिव लोब एंड अ स्मॉल, दिस इज कॉन्सेप्ट, डोंट रन आफ्टर मार्क्स। एक तो आप जो हमारी आजकल के स्टूडेंट्स की अप्रोच बन चुकी है, चाहे 12th के स्टूडेंट्स हैं चाहे 11th के स्टूडेंट्स हैं, दैट इज लाइक मैम मेरा परसों एग्जाम है, आप ये पढ़ा रहे हो आएगा, या फिर मैं ये बोलती हूँ आप
पढ़ रहे हो, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, पेपर में आएगा नहीं आएगा दैट इज योर लक, है ना। लेकिन अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना और उसको ढंग से पढ़ रहे हो, अगर आपके पास क्लैरिटी है, इट इज गोइंग टू पे यू ऑफ। चाहे वो आपको अभी पे करे, चाहे आपके फाइनल एग्जाम में पे करे, चाहे 12th में पे करे, चाहे आपके इंटरव्यूज में पे करे, अगर आप कोई चीज ढंग से पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसको सुपरफिशियली पढ़ रहे हो, आपको पता है नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, क्या पॉजिटिव लोब होती है, नेगेटिव लोब छोटी क्यों होती है, बस डायग्राम रट लिया, पेपर क्लियर कर दिया, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। सो वाई यू नो, आजकल क्यों ऐसे, आजकल क्या कितने सालों से चल रहा है कि यार कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, डोंट रन आफ्टर क्वेश्चन कि मैम क्वेश्चन क्या आएगा वो क्वेश्चन करा दो, और बाई चांस वो परसों एग्जाम में आ गया और तुम्हारा ठीक भी हो गया, तुम्हारे मार्क्स आ भी गए, वो लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगा। अब आई शुड नॉट टेक नेम, बट कई बच्चे क्या करते हैं कि हाँ स्कूल टीचर्स के पास ही पढ़ना है, बिकॉज चाहे स्कूल टीचर्स ना बताएं पेपर, बट एक ऑटोमेटिक इवन इफ आई एम इन स्कूल तो मेरे वही क्वेश्चन लिख लेंगे जो मेरे डालने की टेंडेंसी है, बट उसका फायदा क्या, यू ऑलरेडी नो this is going to come, you already learned that question, you did the answer, you get the marks, is it going to be fruitful? क्या तुम सच में उस जनरेशन में हो जहां पे तुम्हें अभी भी लगता है कि अगर 100 में से 100 स्कोर कर लेंगे तो you will be successful? You have seen today कि आजकल सक्सेसफुल कौन है, कई बार तुम कहते हो मैम ये तो पढ़ता भी नहीं था, वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि आजकल मार्क्स इज नॉट गोइंग टू विन द रेस, रेस वही विन करेगा जो एक्चुअल में कुछ कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई है चाहे कुछ भी है, जिसमें एक्चुअली उसको पता लग रहा है व्हाट इज हैपनिंग। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये डायग्राम को देख के आपको लगेगा कि ये डायग्राम सही है, लेकिन टीचर हैज अ कंप्लीट राइट टू मेक इट रॉन्ग। यार ये इसको एडिट कर देंगे, चलो इसके अंदर आपने नेगेटिव लोब बनानी है, ओके तो अब ये डायग्राम बिल्कुल सही है क्योंकि आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल सही, तो कॉन्सेप्ट पता लग गया हाइब्रिडाइजेशन का। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड एनर्जी in order to generate a new set of orbitals with same energy and shape। तुम कह रहे हो मिक्सिंग हो रही है, किन की मिक्सिंग हो रही है पार्थ? किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जिनकी शेप और एनर्जी क्या थी? डिफरेंट। पहले डिफरेंट थी, क्यों मिक्स करा गया? ताकि वो क्या बना दे? हाँ टेट्राहेड्रल तो बना दे। नया ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं वो तो टेट्राहेड्रल तब होंगे अगर 4 है, अगर 3 हुए तो 2 होते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन, सुनो, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑलवेज टेट्राहेड्रल में नहीं होंगे, वो तो तब होंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी? sp3। लेकिन अगर sp2 हुई, जैसे अब BCl3, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p2। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं? तो वो ट्राइगोनल प्लानर में रखेंगे। तो आपने ये नहीं बोला इन ऑर्डर टू सेट अ न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल, वो तो टेट्राहेड्रल तब होगी अगर 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होगी। अगर इंटरमिक्सिंग 3 की हो रही है तो विच शेप दे विल बी? ट्राइगोनल प्लानर। अकेला प्लानर भी बोल सकते हो, द एंगल इज। और अगर sp हुई, जैसे BeCl2, बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन 2s में होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2p में होता है, तो ओनली 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुई तो दे विल अलाइन देमसेल्फ इन एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड द शेप वुड बी लीनियर। तो दैट डिपेंड्स कि शेप आपकी टेट्राहेड्रल होने वाली है या क्या होने वाली है, बट मकसद था कि जो भी न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप और साइज और एनर्जी सेम हो जाए, ठीक है। अब आफ्टर टेलिंग यू दिस 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि कार्बन इज द ओनली एलिमेंट जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है, sp2 भी शो करता है, sp भी शो करता है। दैट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम पूछा है। अब अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को सही नहीं समझेगा तो वो तो सारी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लेगा, sp3d, sp3d2, sp3d3। सिर्फ उन्होंने बोला कि कार्बन सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, एक sp3 है, एक sp2 है, और एक मैंने बताया था कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3, डबल बनाता है sp
2 इथीन में, एल्कीन्स में, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है sp, है ना, तो हैव अ लुक, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है तो आपने 3 एग्जाम्पल लेने थे। कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा इथेन में तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। जब डबल बॉन्ड बनाता है sp, और जब ट्रिपल बनाएगा sp। यू रिमेंबर और नॉट? इफ यू डोंट देन प्लीज सी। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में वो चारों ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करेगा, चारों को करेगा तो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 निकल के आएंगे, 4। अब देखो कैसे किया मैंने, दोनों कार्बन की sp3 दिखाई है, तो दोनों कार्बन ने क्या किया, इसके sp3 ने इसके sp3 के साथ हेड ऑन ओवरलैप किया। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनता है, और बाकी के 3 किसके साथ बना दिए, हाइड्रोजन। ये इथेन की फॉर्मेशन है, आपको दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इथेन, एंड व्हेन यू आर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इथेन मेक श्योर इस कार्बन के भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाओगे, इस कार्बन के भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाओगे, क्योंकि इथेन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड विल ऑलवेज यूज विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4। अब यही अगर डबल बॉन्ड के दिखाओगे, डबल बॉन्ड में सारे ध्यान से देखो, अभी भी आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट पार्टिसिपेट सिर्फ कितने करेंगे, 3 ही करेंगे, एक आपने लीव करना है। आप कहोगे क्यों मैम, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पर डबल बॉन्ड का यही कॉन्सेप्ट है कि डबल बॉन्ड जब बनता है वो एक पी वो छोड़ देता है, उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं इन्वॉल्व करता, और अगर नहीं इन्वॉल्व करेगा तो सिर्फ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, 3 मतलब वो कौन सी शेप में रखेंगे, ट्राइगोनल, ये वाला कार्बन भी ट्राइगोनल। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, एक पी पड़ा होगा, मैं इसको ब्लैक पेन से दिखा रही हूं, ये कौन सा मैंने ऑर्बिटल दिखाया है, ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड था, पड़ा हुआ नहीं बोलना, क्या बोलना है, अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसको कार्बन ने लीव कर दिया था। अब ये क्या करेगा, कम ऑन टेल मी विच बॉन्ड इट विल फॉर्म, साइडवेज ओवरलैप करके, पाई। तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग कौन से, sp2 की हुई थी, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हुई थी, और पाई ऑर्बिटल किसकी वजह से बना, इस p की वजह से, जो कौन था, नैतिक समझ नहीं आ रहा। देखो ये रूल होता है कि जब भी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना होता है तो उसने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करनी होती है, ये लर्न ही करना है। देखो मैं कई बार बोलती हूँ कि केमिस्ट्री ऑब्जर्वेशनल साइंस है, कई बार कई क्वेश्चंस का आंसर हमें भी नहीं पता, हमने ऑब्जर्व किया कि ऐसे फॉर्मेशन हो रही है इथेन की, तो वी हैव टू लर्न कि जब कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना है तो वो एक लीव करेगा, ये लीव करेगा, तो इसीलिए अगर वो लीव करा तो वो पड़ा होगा ना, जब वो हाइब्रिडाइजेशन में आया ही नहीं था तो वो बचा होगा ना, वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल आपस में साइडवेज ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना देंगे, और जो बाकी 3 थे उन्होंने तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने 2 ने H के साथ बना दिया और एक ने कार्बन के साथ ही क्या बना दिया, आर यू फॉलोइंग। अब देखो ट्रिपल की कैसे हुई होगी, हाँ हाँ वो मैं जल्दबाजी में नहीं बना रही, यू हैव टू, हाँ कोई बात नहीं। अब जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, गाइस प्लीज हैव अ लुक, आई एम नॉट टेकिंग दिस मॉर्निंग क्लास फॉर जस्ट कि आप आके टाइम पास करो, वही करना था तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी क्लास लगाने। अगर आपको मस्किटोज लग रहे हैं प्लीज़ आगे आ जाओ, क्योंकि बैक पे ज़्यादा होते हैं, फ्रंट पे नहीं होते। यू चूज टू सिट पीछे, फिर आपको मच्छर काटेंगे। मार ही नहीं हुई हिट, बट मे बी बिकॉज एसी कूलिंग है व्हाट्सोएवर, यहाँ नहीं है मच्छर। अब देखो प्लीज हैव अ लुक, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो विच हाइब्रिडाइजेशन, तो आपने 2 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व करने हैं, आकाश 2 ही इन्वॉल्व करोगे तो वो अपने आप को कौन सी शेप में अलाइन करेंगे, लीनियर, पता है ना sp की शेप क्या होती है, लीनियर। अब लीनियर बना दी, अब 2p कैसे पड़े हैं,
हाँ, तो एक भी ऐसे दिखा दो और एक जेड डायरेक्शन में विद डिफरेंट कलर। येलो दिखेगा। अब देखो ये मैंने कौन से दिखाए हैं, ये हाँ ये वाई जेड, ये भी पाई बनाएंगे और ये भी क्या बनाएंगे, पाई। तो इन ट्रिपल बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा एंड टू। आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर देयर, एंड कार्बन इज द ओनली एलिमेंट व्हिच शोज all the three hybridization, that is sp3 and sp. In single bond it tends to involve all the orbitals, in double bond it leaves one and shows which hybridization, and triple bond it involve only two and leave the two others. Okay, अब अगला क्वेश्चन इसमें था, who will tell me this question now? Tanesh, stop. XYZ में से हेड ओवरलैप, XYZ में से सिग्मा Z, क्योंकि इन केमिस्ट्री वी बिलीव कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस है। तो अगर आपको कल को आए कि टेल विच ऑफ 2pz सिग्मा बनाएंगे, 2py पाई, 2px भी, इसको x एक्सिस नहीं मानते इन केमिस्ट्री, वी अज्यूम Z एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर आ जाए, अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा सा दूंगी आपको सिग्मा पाई वाला, एक मिनट पहले ये बताओ कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको बताना हो कि इन चारों कंपाउंड्स में जिन कार्बन के ऊपर स्टार मार्क्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, जिसको आंसर आता होगा जस्ट रेज योर हैंड। इन द फर्स्ट दे आर नॉट आस्किंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल द कार्बन, ओनली द कार्बन मार्क्ड स्टार। सो हु विल टेल मी? वेरी गुड पार्थ, sp2। कैन यू जस्टिफाई वाई sp2? क्योंकि इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। एक्सीलेंट। आपने देखा कि द स्टार मार्क्ड कार्बन ने, आपको कहोगे कि मैम सिंगल भी तो बनाया हुआ है बट प्रायोरिटी किसको देनी है? अगर आपको वो कार्बन एक भी डबल से टू, डबल इज sp2, यू कैन नॉट फॉरगेट कि डबल बॉन्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, डबल से टू। कितना इजी है याद रखना। अगर आप ये चीजें भी मतलब छोड़ के आओगे, दिस विल बी योर मिस्टेक, दीज आर सो इजी। हु विल टेल मी द सेकेंड बी पार्ट? जस्ट रेज योर हैंड। sp3, बिकॉज कार्बन इधर भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी सिंगली बॉन्डेड कार्बन आर ऑलवेज sp3 hybridized। these are concepts, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पेपर टफ आए इजी आए वो क्रैक करेगा ही करेगा। व्हाट अबाउट सी? Don't see this double bond. My focus is of this carbon, and the carbon marked star is making a single bond. So what hybridization it will have? What about D part? sp। और सोचो ये आपका पूरा क्वेश्चन सेक्शन सी में आ रखा है, तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। सो इजी 3 मार्क्स ओके अगर ये क्वेश्चन आया तो। अच्छा, बाय चांस अगर इसको कोई किसी को ये क्वेश्चन ना आता हो तो उन्होंने क्वेश्चन में चॉइस में क्वेश्चन डाल रखा था कि बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ, फर्स्ट इज BRF5, गलत। तुमने देखा कि पहले की शेप 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या पता इसके अंदर लोन पेयर हो? वो तो आपने बोला प्रेडिक्ट करनी है। नहीं, जब भी वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन मैंने करवाया, अपने नोट्स चेक कर लेना, बुक में ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले सेंट्रल एटम के लोन पेयर निकालो, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो हेडिंग में लिखा हुआ था भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, बिना लोन पेयर के शेप बता। अगर आप वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन बिना लोन पेयर करे सिर्फ बॉन्ड पेयर देखो, शेप प्रेडिक्ट करके आओगे, आपका 0 के माइनस में मार्क्स आएंगे। बिकॉज वेस्पर थ्योरी कहती है कि व्हाइल प्रिडिक्टिंग द शेप यू हैव टू कंसीडर द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, और उन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आएंगे और मैंने तो आपको लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला तक दे रखा है। ब्रोमीन इज ब्रोमीन इज हेलोजन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के? 17 ग्रुप। बॉन्ड कितने बना रहा है नमन?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के 7 थे, बॉन्ड इसने खाली कितने बनाए? तो अगर आप 7 - 5 2/2 लोन पेयर कितने निकल के आए? तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर नैतिक आपको 5 दिख रहे थे, बट मेरे को तो 6 दिख रहे थे, और 6 के हिसाब से शेप इज ऑक्टाहेड्रल, और आप प्रिडिक्ट करके आ रहे हो 5 के हिसाब से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बेशक प्रिडिक्ट करनी हो, डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रिडिक्ट का मतलब ये थोड़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिडिक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिडिक्ट? कि रॉन्ग प्रिडिक्ट करो? आप अगर किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, आप बोलोगे कि मेरा प्रिडिक्ट करना फ्यूचर, चाहे गलत ही प्रिडिक्ट कर दो। प्रिडिक्ट मीन्स कि हम रॉन्ग कर दें। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रिडिक्ट करना, इट कुड बी ट्रू, इट कुड मैच टू द ट्रू थिंग और इट मे नॉट, बट इट डजंट मीन कि यू प्रिडिक्टेड रॉन्ग। अब देखो गाइस, 6 के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। गाइस प्रिडिक्ट क्या कर रहे हो? एवरीवन लुक एट द बोर्ड, प्रिडिक्ट क्या करा आप 6 के हिसाब से? ऑक्टा। पर प्रिडिक्ट क्यों गलत हुई? प्रिडिक्शन इसीलिए गलत हुई क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल तब आती अगर सारे क्या होते? बॉन्ड पेयर। पर सारे तो बॉन्ड पेयर निकले ही नहीं, 4 बॉन्ड पेयर निकले और एक क्या निकल गया? लोन पेयर। लोन पेयर तो हमें दिखता ही नहीं है, तो हमारी शेप क्या निकल के आई? स्क्वायर बाय नहीं, ओनली पिरामिडल। ऊपर तो पिरामिडल बना ही नहीं। प्रिडिक्ट क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि हमारी प्रिडिक्शन अभी भी गलत निकली है। क्यों गलत निकली है? क्योंकि 6 के सामने हमने प्रिडिक्ट क्या करा था? क्या करा था प्रिडिक्ट? ऑक्टाहेड्रल। बट ऑक्टाहेड्रल तब निकलती अगर सारे बॉन्ड पेयर होते, पर 5 बॉन्ड पेयर थे, एक तो क्या निकला? लोन पेयर। वो हमें दिखता ही नहीं है, दिखने ना की वजह से वो शेप तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल नहीं दिख रही हमें। वो क्या दिख रही है? एक स्क्वायर दिख रहा है और नीचे हमें क्या दिख रहा है? पिरामिडल। तो प्रिडिक्ट हमने ज्योमेट्री करी थी ऑक्टाहेड्रल, बट शेप निकल के क्या आई? स्क्वायर, नॉट बाय पिरामिडल। ऊपर पिरामिड बना ही नहीं। ऊपर पिरामिड तब बनता अगर ऊपर भी एफ होता, लेकिन ऊपर मेरे लोन पेयर है। सो अंडरस्टैंड। हाँ, फिर ऑक्टाहेड्रल ही हो जाता अगर ऊपर भी बॉन्ड होता। उसको स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलने की जरूरत नहीं। इन केस, जस्ट इन केस इफ यू थिंक ये बाय पिरामिडल कब होता। डिड यू गेट? अगर कल को आपके एग्जाम में वेस्पर थ्योरी आई और आपको आंसर शीट मिलती है, चेक मतलब आपके एग्जाम्स के बाद, एंड यू आर गोइंग टू ब्रिंग दोज आंसर शीट्स टू मी, अगर किसी ने वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन बिना लोन पर निकाल के करा हुआ, दैट पर्सन विल बी आउट ऑफ माय क्लास फॉर दिस ईयर फॉर श्योर। आप क्या जोड़ोगे? मैं आपको निकालूंगी, क्योंकि इतनी बार जस्ट ओपन योर नोट्स यार, इतने क्वेश्चन मैंने वेस्पर थ्योरी के करवाए हैं। ऐसे स्टेप 1 कैलकुलेट द लोन पेयर, स्टेप 2 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, स्टेप 3 प्रिडिक्ट करो, स्टेप 4 शेप, इतने वे से करवाया। कोई मैंने आपको क्या सीधा वेस्पर थ्योरी बोल दी कि यार इसमें लर्न कर लो, 1 लोन पेयर होता है? क्या मैंने कभी बोला कि लर्न कर लो इसमें 2 लोन पेयर? तो निकाल लो, लॉजिक है। फिर भी आप नहीं मैम प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो हम तो लोन पर देखेंगे नहीं। नैतिक, दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। बस क्या लोन पर भी देखते वो क्या है? मैंने कब ऐसे बोला था कि लोन पर? एक है ये कराने से पहले कराया था बिना लोन पे, उसका क्वेश्चन क्या है? बिना लोन पर के पता नहीं, तूने कुछ और पढ़ा होगा। अच्छा, अब अगली प्रिडिक्ट करें। दिव्यांश अगली प्रिडिक्ट करो। इसमें पहले लोन पेयर निकालते हैं। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, इफ यू आर इन अ मूड ऑफ टॉकिंग एंड डिस्कसिंग प्लीज लीव। मॉर्निंग में आके तो बिल्कुल सीरियस होके पढ़ा करो। तुमने भी अपनी नींद खराब करी है, मैंने भी करी है, तो प्लीज लेट्स फोकस। लोन पेयर इज हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, अब ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। अगर नहीं पता तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 को स्प्लिट करके लिखोगे 2,6, तो पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। वैसे भी तो ऐसे एटम्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होने चाहिए। ऑक्सीजन 16th ग्रुप फैमिली, एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हैलोजन 17 फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ऐसी चीजें आप वहां पे निकालने नहीं बैठोगे, यू शुड नो, यू जस्ट डू इट कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। पर बॉन्ड कितने बना रहा है? बॉन्ड कितने बना रहा है? हाँ, अब एक कैटायन है,
-1 यस, वेरी गुड। सो इट विल बी 2/2 1। फिर से कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के आए? बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है? 3। लोन पेयर कितने हैं? तो फिर से ज्योमेट्री क्या प्रिडिक्ट करी? 4 के हिसाब से। पर क्या टेट्राहेड्रन निकल कर आएगी? निकल के तब आती अगर सारे बॉन्ड होते, लेकिन एक क्या निकला? तो लोन पेयर आने की वजह से इस शेप को क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। एंड व्हाट इज द अदर नेम? वेरी गुड जसलीन एंड सिमर, इट्स पिरामिडल। तो दिस वॉज योर वेस्पर थ्योरी। ऑल्दो मैंने वेस्पर थ्योरी पूरी नहीं डिस्कस करी। ओपन योर नोटबुक, ओपन ऑल द केसेस, ड्रॉ कर करके। और अगर आप केमिस्ट्री बिना रिटन प्रैक्टिस के स्कैन करोगे घर जाके नोट्स की, मैम हमारे पास नोट्स हैं या हमने प्रिंट करवा लिए, वी जस्ट गो थ्रू, नहीं बात बनेगी। बना बना के देखनी पड़ेंगी शेप्स, कैलकुलेट करो। टोटल लोन पेयर इतने, लिखो फॉर्मूला। डिस्टॉर्टेड इसलिए आ गई ना, अगर चारों बॉन्ड पेयर होते तो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल लगती, एंगल 109.5 डिग्री आता, दैट इट वुड बी। लेकिन जब भी एक लोन पेयर आता है तो वो बॉन्ड पेयर को रिपल्शन देता है, क्योंकि वन ऑफ द पिछले साल पोस्टुलेट भी आ रखे हैं। 5 पोस्टुलेट सीखने हैं वेस्पर थ्योरी के। पहला पोस्टुलेट क्या था वेस्पर थ्योरी का? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किस पे डिपेंड करती है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पे। सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है? कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर किसके इक्वल होते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है? कि बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपल्शन कौन देते हैं? लोन पेयर, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन आर ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो अगर लोन पेयर आ गया, ये रिपेल करेगा, तो ये दो बॉन्ड पेयर कहेंगे कि हम आपस के नजदीक चले जाएंगे, इससे दूर जाएंगे। तो नॉर्मली बॉन्ड किस एंगल पे अलाइंड होते हैं? 104 वैसे 109 पे होते हैं, बट अगर लोन पेयर आ जाता है तो नजदीक आ जाते हैं। क्यों नजदीक आ जाते हैं? क्योंकि बॉन्ड पेयर को पता है कि मैं बॉन्ड पेयर के नजदीक चला जाऊंगा तो मुझे उतनी रिपल्शन नहीं मिलेंगी, जब मगर मैं लोन पेयर के नजदीक रहूंगा तो मुझे क्या मिलेंगी? अर्थ लोन पेयर क्या देता है? क्या ये लोन पेयर क्या करेगा? इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल। तो ये बॉन्ड पेयर इसके नजदीक आ जाएगा। अगर नजदीक आएगा तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल का क्या होता है? 109। तो फिर बॉन्ड कम हो जाएगा। कम होने की वजह से इसकी शेप को टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो कैन यू रिमेंबर, अगर एक लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल 109 से रिड्यूस होके कितना होता था? अमोनिया में 107.5 डिग्री। और वाटर में 2 लोन पेयर आते थे तो 2 बॉन्ड पेयर और ज्यादा नजदीक आ जाते थे, तो बॉन्ड एंगल 109 से रिड्यूस होता होता 104 तक पहुंच जाता है। इसमें को वी कांट प्रिडिक्ट, हमने सिर्फ जो जनरल स्टैंडर्ड शेप्स कर रखे हैं हम उसका ही बता सकते हैं कि अमोनिया में एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कितना रिड्यूस होता है? 107। अगर पूछ लिया जाए तो इसका 107 लिख देना, क्योंकि इसमें भी एक लोन पेयर है और अमोनिया के अंदर भी कितने लोन पेयर हैं? 1। लेकिन हम वैसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड शेप्स का ही पूछते हैं। ओके, ये भाई ज्यादा जो आपने लिखा है हाँ पता है क्या, अपने आप बना सकते हो, बट कई बार क्या होता है कि जब मेरे पास बच्चे पेपर लेके आते हैं, आंसर शीट लेके आते हैं, उनके कई बार डेफिनेशन के मीनिंग चेंज हो रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट में आपने जो मेन वर्ड्स हैं वो नहीं लिखे, तो अगर आप कौन से सर हैं? विजय सर हैं, चांद सर हैं कि देखो विजय सर की तो चेकिंग है लीनियंट, जो है विजय सर के पास वो है सेफ हैंड्स, क्योंकि विजय सर तो बहुत रेयरली नंबर काटते हैं। तीनों मैम की चेकिंग है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चेकिंग है, बट जहाँ पे नंबर कटेंगे शी विल कट, और वो काटने भी चाहिए, बिकॉज मैं वही आपको बोल रही हूँ, वो रियल मार्क्स हैं। रियल, चलो सारे टीचर्स के रियल है, बट एक आइडिया होता है, बिकॉज आई हैव सीन चेकिंग ऑफ लास्ट टू लास्ट ईयर एंड एवरी ईयर। तो विजय सर की थोड़ी लूज चेकिंग है, चांद सर की भी लूज है, बट तीनों मैम की स्ट्रिक्ट चेकिंग है। बच्चों का पेपर ब्लू से ज्यादा रेड नजर आता है। अच्छा, और क्या पढ़ना है? अच्छा, इसके अलावा देखो मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करी हैं। अब गो होम, ओपन नोटबुक, sp3d भी है,
sp3d2 भी है, sp3, बस sp3d में क्या होगा, PCl5 का एग्जांपल देख लो, कितने बॉन्ड बना रहा है फोस्फोरस, 5, तो उसके कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए होंगे, एक s का, 3 p के और एक, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3d। जब तुम उसकी शेप देखोगे SF6 की, s कितने बॉन्ड बना रहा है, 6, तो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए होंगे, एक s, 3 p, 2 d, तभी 6 ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाया होगा। 6 ऑर्बिटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व रहे होंगे, एक s, 3 p, 2 d, तभी 6 बॉन्ड बने होंगे ना सल्फर में। और अगर आप IF7 की शेप देखो जिसमें आयोडीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 7, तो आयोडीन के कुल कितने बॉन्ड इन्वॉल्व हुए होंगे, हाँ बी, नहीं नहीं यहाँ तक है डाउट है मैम, सिलेबस इफ टिल D3। बंदे वे 5 और 6 बॉन्ड बना रहे हैं कि फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो जाएगा। हाँ तो ऑक्टेट रूल एक्सीड होता है, मैंने कब बोला कि वो हमेशा ऑक्टेट रूल, अगर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा 3 ट्राइंगल में, एक ऊपर और नीचे, तो ऑक्टेट से तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, 3 एंगल 120 डिग्री पे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपको 4 मॉलिक्यूल्स आ जाए, मैच द फॉलोइंग आ जाए, और आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करनी है या उसके बेस पे शेप प्रिडिक्ट करनी है, तो आप कैसे करोगे, आप क्या ऐसे पूरा पूरा सॉल्व करके चेक करोगे, तो एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो एक्स निकाल लो। एक्स कैसे निकालते थे, हाफ, बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में गए और आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है एक, ये वैसे पटेल का क्वेश्चन है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इन SO2 CO2 H2O, अब देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 4 मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो एक क्वेश्चन में सबकी निकालने थोड़ा मतलब पूरा सॉल्व करने थोड़ा बैठोगे, कैसे प्रिडिक्ट करोगे। वैसे तो आपको पता लग रहा है कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन तो आपको याद ही होगी, कितनी होती थी, sp H3O पॉजिटिव की भी अभी अभी डिस्कस करी है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होते हैं इसमें, तो इसमें आपके 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए, 4 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और H3O पॉजिटिव में 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो इसकी भी 4 के हिसाब से क्या होगी, तो sp3 सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, लास्ट वाले दोनों मॉलिक्यूल्स की sp3 है, तो sp3 सिर्फ 2 ही ऑप्शन है इसमें, इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। अब इन दोनों में से चेक कर लो, CO2 की निकाल के देख लो, अब CO2 की हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें नहीं पता, x निकालो, फॉर्मूला क्या है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, उसका एटॉमिक नंबर, sp2 है दोनों। चलो फिर पहले की निकाल लो, SO2 की निकाल लो, फॉर्मूला मैं तो फॉर्मूला से निकालना सिखा रही हूँ, SO2 की निकाल लो। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, 2,8,6, 6, और इज देयर एनी मोनोवेलेंट एटम,
मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन, सोडियम, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो क्या होती है? 2। इट्स अ डाइवेलेंट एटम। तो SO2 में कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है, और ना ये कैटायन है ना ही अनायन है। तो 6/2 क्या बना? 3, मतलब वही हाइब्रिडाइजेशन। यस, क्योंकि 3 कैसे बनेगा? 1 + 2 x, अगर 3 आ रहा है तो 3 कैसे बनेगा? अगर sp लोगे तो एक s और एक p, नंबर क्या बन रहा है? अगर sp3 बोलते तो एक s और 3 p, नंबर क्या बनता? तो 3 नंबर तभी बनेगा अगर आप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करोगे? sp2। क्यों? क्योंकि a1 + 2, तो sp2 कौन से ऑप्शन में है? डिड यू गेट माई पॉइंट? कि अगर आपको एक नंबर में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आ जाएगी, फिर आपने वो पूरा सॉल्व नहीं करना कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन करके दिखा रहे हो, सिर्फ एक्स निकाल लो। क्या निकाल लो? और एक्स का फॉर्मूला क्या? प्लीज टेल मी। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम पहचानते हो कि अगर वो सेंट्रल एटम किस एटम के साथ अटैच हुआ? हाइड्रोजन के साथ हुआ, फ्लोरीन के साथ अटैच हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस, है ना। तो माइनस के टाइम प्लस नाइन करके एक नंबर आ जाएगा। वो जो नंबर आएगा उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रिडिक्ट करोगे? अगर नंबर 3 आ रहा है तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करोगे जिसको प्लस करके 3 बने, लाइक sp2, एक s और 2 p, दैट इज। ये ना हो कि 3 सोच के आप सोचो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि अगर आप sp3 बोलोगे फिर तो नंबर क्या बनेगा? यू गॉट इट? सो आई थिंक अब आप हाइब्रिडाइजेशन 1 मार्क्स का आएगा तब भी कर पाओगे। दिव्यांश, कैन यू स्टॉप? अगर 1 नंबर का आएगा तब भी कर सकते हो, 5 नंबर का आएगा तब भी कर सकते हो। कर सकते हो? इज द हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक क्लियर? सी, सेक्शन सी तक आएगा। सी, डी में तो आएंगे एमओटी। एमओटी आएगी, आती तो है, वो तब आती है अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2 या बॉन्ड ऑर्डर निकालो। जब मैंने केस स्टडी डाली थी वो किसी से नहीं हुई, जो एग्जाम में आई हुई है। अभी अभी तो डिस्कस करी थी थोड़े दिन पहले। दिखाऊं कौन सी आई हुई है? पेपर के बीच में कराया था आपने? नहीं नहीं, आप लोग आए थे सारे। Guys, if you are in a mood of talking, gossiping, then we can. तुम्हारी हालात से लग रहा है कि अभी कर देनी चाहिए। ओके, लेट मी शो यू। एक तो ना ये बहुत ज्यादा ब्लर हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब ठीक है थोड़ा। गाइज लिसन, मैंने वैसे ये डिस्कस करी थी, दोबारा डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम अपने माइंड में ये सोच के ना जाएं कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी लेवल डायग्राम बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। वैसे वो भी तुम लोग उतना प्रैक्टिस नहीं है, बट एनीवेज ये क्वेश्चन देखो क्या आया था। एक आपको केस स्टडी आई हुई है, पैराग्राफ पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है बिकॉज उन्होंने थ्योरी लिखी हुई है। बात नहीं कर, इफ आई सी एनीवन टॉकिंग नाउ विल बी आउट ऑफ द क्लास। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डज नॉट गिव सिग्मा। अब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का डायग्राम आता है तो तुम्हें पता होगा कि सिग्मा कौन कौन बनाते हैं। 1s और 1s सिग्मा बनाता है, 2s और 2p सिग्मा बनाते हैं। 1s और 1s क्या बनाते थे? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s और 2s में क्या बनाते थे? सिग्मा 2s एंड सिग्मा, यहाँ तक ठीक है। फिर 2p में 2 पॉसिबिलिटीज होती थी। 2p में सिर्फ pz वाला सिग्मा बनाता है
पी जेड वाला क्या बनाता है, सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। पहले सारे बॉन्डिंग वाले कंप्लीट करो ना, और वो भी पहले सिग्मा टू पी जेड आता है कि पहले पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई आता है? हाँ, पहले पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई आता है, बाद में हाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सबके एनर्जी लेवल डायग्राम्स में पहले आपने पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई बनाना है, ऊपर क्या बनाना है, सिग्मा, फिर पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। लेकिन अगर O2 और F2 का डायग्राम आ जाएगा तो सिग्मा टू पी जेड कहाँ बनाना है, नीचे, और पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई कहाँ बनाना है, ऊपर। पर एंटी बॉन्डिंग में कोई छेड़ना नहीं है, वो एसिड। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से सिग्मा बनाएंगे। पहला है टू पी एक्स टू पी एक्स। क्या टू पी एक्स सिग्मा बनाते हैं? पी एक्स और पी एक्स तो पाई पाई बनाते हैं, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ए ऑप्शन था क्या टू पी एक्स सिग्मा बनाएंगे? द मोमेंट यू हियर पी एक्स द साउंड दैट कम्स इन योर ईयर्स इज व्हाट, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। तो ऑब्वियसली टू पी एक्स सिग्मा नहीं बनाएंगे। अगला है टू पी जेड विद टू एस, टू पी जेड विद हाँ टू एस और टू एस बनाएंगे, तो सी ऑप्शन क्या था, टू एस और टू एस। लास्ट ऑप्शन कौन सा है? अच्छा सॉरी, ये है कि डज नॉट गिव कौन नहीं बनाएंगे? पहला ऑप्शन है जो नहीं बनाएगा, क्योंकि पी जेड और एस भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है और एस के साथ जेड की कॉम्बिनेशन होती है, तो एस वाला एस के साथ भी बनाएगा, पीजेड और पीजेड भी बनाएंगे। पीजेड वाला भी एस के साथ बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। सिर्फ कौन सा सिग्मा नहीं बनाएगा, पी एक्स एंड, बिकॉज पी एक्स और पी एक्स कौन बनाता है, पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल फॉर O2? O2 के लिए मोस्ट अनस्टेबल कौन है? सिग्मा 2s मोस्ट अनस्टेबल है, सिग्मा स्टार 2s है, सिग्मा स्टार 2px है, या पाई 2px है? डायग्राम देख लो, डायग्राम में जो सबसे ऊपर ऑर्बिटल बनेगा वो सबसे अनस्टेबल होगा, क्योंकि डायग्राम में हम नीचे से ऊपर जाते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल नीचे रहते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो अगर तुमसे एक तरह से वो मोस्ट अनस्टेबल पूछ रहे हैं तो आपने बस डायग्राम को रिकॉल करना है कि सबसे ऊपर कौन है। अब देखो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s तो पहले ही आ जाते हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s तो डायग्राम में पहले ही आ जाते हैं। बाद में कौन आते हैं, 2pz और 2px। पर 2px वाला पाई वाला दे रखा है, बॉन्डिंग वाला दे रखा है, एंटी बॉन्डिंग वाला बाद में आएगा। सिग्मा, चाहे पाई स्टार है चाहे सिग्मा स्टार है, कहने का मतलब है स्टार वाले बाद में आते हैं ना, तो हाँ हाँ दोनों px हैं। ऑप्शन गलत था, याद आ गया ना, आपने ठीक कराया था। मैंने कहा था कि चलो ये मिसप्रिंट है, बट तुम कॉन्सेप्ट समझो कि स्टार वाला जो सबसे ऊपर होगा वही अनस्टेबल होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ? अब बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना आता था ना, बॉन्ड ऑर्डर दोबारा बताती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? गाइस बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ, तो तुमने O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड आई थिंक O2 2 नेगेटिव का, हाँ 2 नेगेटिव का बताना है। तो सबसे पहले O2 का डायग्राम याद करो। O2 के लिए तो एक बार O2 का बनाना पड़ेगा। O2 में पहले 2s, और मैं बोलती हूँ कि 1s बनाने की जरूरत नहीं होती, रिमेंबर? सिग्मा 2s सिग्मा, उसके बाद P वाला, पहले नीचे क्या होएगा, पाई 2px, क्योंकि ऑक्सीजन है, नहीं तो वैसे सिग्मा नीचे आता है। नो सही है ना? नहीं वैसे पाई 2px पाई 2py नीचे होता है, पर ऑक्सीजन में
सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है, पाई 2px ऊपर एज इट इज रहेगा। हाँ जी बनाना जरा, 2s2 2p4 अब फिल करो। हाँ जी आप पूछे थे दिव्यांश बॉन्डिंग में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉन्डिंग में 8 है। व्हाट अबाउट एंटी बॉन्डिंग, 2 4। तो आपने O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला, 4/2 कितना आ गया, 2। अब O2 पॉजिटिव में मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, आउटर मोस्ट शेल में से लूज होगा, आउटर मोस्ट शेल एंटी बॉन्डिंग वाली है, यानी कि बॉन्डिंग में उतने ही रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में से एक कम कर दो तो 5/2 कितना हो गया, 2 पॉइंट। O2 नेगेटिव में ऐड होगा, किस में ऐड होगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में ऐड कर दिया तो कितना हो गया 1.5, और O2 नेगेटिव में 2 ऐड होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर और कम हो गया 1। तो जिसका सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर आया है उसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी। बॉन्ड ऑर्डर सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर इज, तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो O2 2 नेगेटिव की मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी। समझ आ गया कि अगर आपको क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा है, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ओनली, बिकॉज विदाउट कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर यू कांट प्रिडिक्ट। बट होगा उल्टा, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आएगी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी मिनिमम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। ओके इसका कारण सोचो, N2 है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आता है 3, बट इसकी लेंथ क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि सोचो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा और पास आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और पास आ जाएंगे, जितने एटम्स पास आते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती चलती है, कम होती चल जाती है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज दिस। द लास्ट क्वेश्चन वाज Which of the following will have maximum number of electrons in anti-bonding molecular orbital? अब देखो इस क्वेश्चन को स्मार्टनेस से करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबके अंदर देखो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके अंदर होंगे। मेरी बात सुनो, बेरिलियम में तो होते ही कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसका डायग्राम तो 1s और 2s पे ही खत्म हो जाता है, तो इसके अंदर तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग में तो ज्यादा कहां से ही होंगे, ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। N2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, टोटल देखने हैं ना, और F2 में कितने होते हैं, 9, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, फ्लोरीन में, तो एंटी बॉन्डिंग में भी ज्यादा किस में होंगे, क्योंकि O2 पॉजिटिव में तो उल्टा रिमूव हुआ होगा, तो आंसर पता लग गया कि क्या होगा, F2, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही 9 है, उसका जब तुम डायग्राम फिल करोगे तो उसका डायग्राम एंटी बॉन्डिंग तक जाएगा, पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 2p स्टार, जिनमें इलेक्ट्रॉन ही कम है लाइक बेरिलियम ऑक्सीजन, उसमें तो वैसे ही नहीं एंटी बॉन्डिंग तक डायग्राम पहुंचेगा, वहां तो बॉन्डिंग तक ही खत्म हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो कई बार हमने 1 मार्क क्वेश्चन में अगर वो बोल रहे हैं कि बताओ कि किसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आपको कोई शो थोड़ा करने हैं कि आप सबका डायग्राम बनाने लग जाओ और दिखाने लग जाओ कि देखो इसके एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे क्वेश्चन को स्मार्टनेस से करो, अपने दिमाग में सोचो कि किस एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और इन सारे ऑप्शन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 1s2 2s2 2p 5, तो जब आप भरोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ही होंगे। ओके तो ये आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। और बताओ चैप्टर 4 में से मैंने आपको 3 मेजर टॉपिक करा दिए हैं, हमने चैप्टर 4 के कौन से 3 मेजर टॉपिक करे हैं, वी डिड वेस्पर थ्योरी, वी डिड, जिसमें से ये किस नंबर में आएगी और ये कितने में आएंगी, बट ऐसा नहीं है कि अगर ये 5 नंबर में आएगी, तो मैंने आपको दिखाया कि हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन 1 मार्क में भी आया हुआ है,
मतलब कि फोकस इज ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस वजह से मैं कह रही हूँ। बट अदरवाइज ऐसे टॉपिक में एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन। अब अगर एमसीक्यू में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आई हुई है 1 मार्क की, आप सिंपल एक्स निकालो, हाफ ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम्स माइनस कैटायन प्लस अनायन, एंड जो नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करो। ओके और चैप्टर 4 में सब और क्या रह गया? अगर एमओटी कर ली, रेजोनेंस। और रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है, जब मैंने करवाया था तो मोस्ट ऑफ यू वर नॉट इन द क्लास, जो आ रहे थे तो ऑन एंड ऑफ आ रहे थे। हाँ, तो मैंने रेजोनेंस एक दिन थोड़ा कराया, आई हैव मेड यू डू दिस फॉर 3 और 4 लेक्चर्स। लेकिन अगर अभी कहते हो तो मैं रिपीट कर दूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस, और कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट हो? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख लेना, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो सिर्फ ये थी कि जब दो एटम्स अप्रोच करते हैं तो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आते हैं और न्यू रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। अगर न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से कम रहेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बट मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। ये आर यू इन अ मूड ऑफ डूइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस, या कल के लिए छोड़ेंगे? रेजोनेंस करा दो अभी। छुट्टी होगी अगर नहीं कराएंगे। नहीं मतलब कि कई बार होता है ना कि भारी बहुत ओवर हो रहा है, तो हम कुछ इजी वाली चीज कर लेते हैं, इसको हम कल पे छोड़ देंगे। नहीं तो मेरा रेजोनेंस का लेक्चर भी है रिकॉर्डेड। करवा दूं रेजोनेंस? यस मैम। ओके, कितना बड़ा है? इसको समझोगे? हाँ, अगर समझोगे तो बड़ा सिंपल है, अगर ऐसे बड़ी सी डेफिनेशन देखोगे तो मुश्किल है। रेजोनेंस क्या है? पहले आपको लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए थे, तो जैसे कई बार आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे आपने O3 का लुईस स्ट्रक्चर प्रपोज किया ये, तो आपका लुईस स्ट्रक्चर एक्चुअल मॉलिक्यूल से मैच नहीं किया। क्यों मैच नहीं किया? क्योंकि जब आपने लुईस स्ट्रक्चर प्रपोज किया तो आपकी, ये वाला ऐसा बता रही हूँ क्या रेजोनेंस है। इससे पहले जब मैं आपको बोलती थी कि ड्रॉ द लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ O3, तो आप क्या करते थे? 3 ऑक्सीजन बनाते थे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे। जब मैं बोलती थी कि देखो तिजोरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर आप 2 सिंगल बॉन्ड बना देते थे, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते थे, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते थे, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते थे। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था तो या तो इसका लोन पेयर इधर देके डबल बॉन्ड बना देते थे, या इसका लोन पेयर देकर डबल बॉन्ड बना देते थे। बट जब ये लुईस स्ट्रक्चर आपने प्रपोज किया तो हुआ क्या? आपका स्ट्रक्चर ये निकल कर आया कि एक आपकी डबल बॉन्ड लेंथ आ रही है और एक आपकी क्या बॉन्ड लेंथ आ रही है? सिंगल। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्चुअल ओजोन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ मेजर करी तो वो दोनों सेम आ रही थी। तो क्या ये स्ट्रक्चर गलत है? और वैल्यू जो आ रही थी दोनों बॉन्ड लेंथ की, ना वो सिंगल के इक्वल आ रही थी ना डबल के, वो वैल्यू जो आ रही थी बॉन्ड लेंथ की वो सिंगल और डबल के बीच की वैल्यू आ रही थी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि कभी कभार क्या होता है कि जब आप सिंगल लुईस स्ट्रक्चर देते हो, इट डज नॉट मैच विद द एक्चुअल मॉलिक्यूल। वो एक्चुअल मॉलिक्यूल से मैच नहीं करी, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बॉन्ड लेंथ किसके इक्वल आनी चाहिए थी? डबल, और एक किसके इक्वल आनी चाहिए थी? सिंगल। बट आपकी तो दोनों वैल्यू सेम आई, और ना वैल्यू सिंगल के इक्वल आई ना वैल्यू। देन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी तो हो सकता है ना कि डबल बॉन्ड इधर आने की जगह इधर आया हो। बट विच ऑफ देम इज ट्रू? नो वन इज ट्रू। बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हो, नन ऑफ विच इज केपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल। एक्चुअल मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए अकेला ये भी केपेबल नहीं है, अकेला ये भी केपेबल नहीं है, क्योंकि ट्रू स्ट्रक्चर जो होगा वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा, जो कहेगा कि डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। और इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आई है 128, वो डबल और सिंगल के बीच की आई है,
ना तो डबल की तरह 121 आई है, ना सिंगल की तरह 141 आई है, बीच की वैल्यू आई है. सो दैट इज व्हाट इज द रेजोनेंस. हाँ एग्जैक्टली बीच में मतलब उसकी एवरेज वैल्यू नहीं. कहने का मतलब है कि अगर डबल 120 थी या सिंगल 140 थी तो वैल्यू ना 140 आएगी ना 120 आएगी, उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी. इफ यू आर टॉकिंग देन दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉर यू. मैम बीच में एक ऑक्सीजन है, मतलब उसके पास दो कप नहीं है. कहाँ कम है? सेंटर वाले बना लो मतलब ये लो. एक लोड पे है के डाल एक लोड पे. अब अगर आपको रिद्धव इफ यू वांट टू टॉक प्लीज लीव. रैतिक बस. तो अगर आपसे पूछा जाएगा ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बनाने हैं. अगर आपको अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ तो ये बनाना है. अगर आपसे कोई पूछेगा एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला है. ये दोनों क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करते रियल में, ये सिर्फ नोटबुक्स में बनाने के लिए है. नोटबुक में बनाने ही क्यों है अगर एग्जिस्ट नहीं करते? क्योंकि इनके थ्रू हम रियल तक पहुंच पा रहे हैं. अगर ये दोनों स्ट्रक्चर थे तभी हमारे माइंड में आया ना कि डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, और तो हमने जो इसका रियल स्ट्रक्चर बनाया वो कुछ ऐसा बना दिया कि दिस डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट लोकलाइज्ड. ये डबल बॉन्ड की पोजीशन डीलोकलाइज्ड है. दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड is introduced in resonance. So what is the concept of resonance? When you have to start like this. When a single Lewis structure is not able to explain the properties of actual molecule, then more than one structures are proposed, none of which is capable of explaining all the properties, but the resonance hybrid of all those contributing structures matches with the actual molecule, and this phenomena is known as रेजोनेंस. कहानी है कि जब एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्चुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन ना हो पा रही हो तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रपोज किया जाता है, बट उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर अकेला इंडिविजुअली कैपेबल नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, उन सबका क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड. उन सबका क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड, जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल को मैच कर जाता है. अब आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, डेफिनेशन के अलावा आपको आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने. ये बनाने सीख लो. जैसे आपको आया ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2. तो जब आज से पहले जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते थे तो आप CO2 का लुईस स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे. कार्बन को सेंट्रल एटम रखते थे, दोनों ऑक्सीजन को टर्मिनल में रखते थे, 3 डबल बॉन्ड इसको देते थे, तीन लोन पेयर इसको देते थे. लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था तो एक लोन पेयर इधर रख देते थे, एक लोन पेयर यहाँ रख लेते थे. बट अगर ये CO2 का रियल स्ट्रक्चर होता तो एक्चुअल में 2 बॉन्ड लेंथ डबल के इक्वल आती. पर जब रियल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखा तो बॉन्ड लेंथ ना डबल के इक्वल आ रही थी ना ट्रिपल के इक्वल आ रही थी. तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोन पेयर इधर आ गया हो और जिसकी वजह से ये जंप कर गया हो, यानी कि जहां डबल है वहां पे ट्रिपल दिखा दो, जहां पे डबल है वहां क्या दिखा दो, ट्रिपल, और यहाँ क्या दिखा दो. ऐसा भी तो हो सकता था ये इधर जंप कराओ, ये इधर चला जाए तो इधर ट्रिपल आ जाएगा इधर. तो ये तीनों स्ट्रक्चर कौन से हो जाएंगे, रेजोनेटिंग. दोबारा बनाने दिखाऊं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको लोन पेयर और पाई बॉन्ड की मूवमेंट करनी है, दैट्स इट. जब आप एक बार मूवमेंट ऐसे दिखा दो कि ये लोन पेयर इधर आ रहा है, ये इधर जंप कर रहा है, तो इधर ट्रिपल आ जाएगा. जिससे लोन पेयर दूर जा रहे हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, जिससे दूर जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, और जिसके ऊपर बॉन्ड जंप कर रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज दिखाना है, नेगेटिव. लेकिन पाई बॉन्ड की मूवमेंट ऐसे भी तो हो सकती थी, ये भी तो हो सकता था कि लोन पेयर इधर जाए ये इधर जंप करे. तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि इधर ट्रिपल आ जाएगा और इधर सिंगल. तो ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. और अगर कोई बाई चांस पूछ ले कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, the resonating structures with no positive and no negative charge is considered to be the most stable. और अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव वाले की स्टेबिलिटी भी उसकी ज्यादा माननी है जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर हो, कार्बन पे. बट इसमें तो दोनों में ही
ऑक्सीजन पर है तो इन दोनों की स्टेबिलिटी तो सेम ही होगी, बट डेफिनेटली 1 से कम होगी। तो फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल है, सेकंड की स्टेबिलिटी थर्ड के इक्वल है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसमें नेगेटिव इधर आके इधर चला गया, इसमें पॉजिटिव आके इधर चला गया, है तो ऑक्सीजन के ऊपर ही। CO3 नेगेटिव, कुछ नहीं करना। CO3 नेगेटिव का लोही स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे? एक डबल बनाते थे, 2 सिंगल बनाते थे। अब बस पोजीशन चेंज करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर वाले ने लोन पर डबल बॉन्ड के लिए दिया हो तो ये वापस चला जाएगा, तो जो डबल बॉन्ड इधर है वो इधर आ जाएगा। जब आप लोही स्ट्रक्चर बनाते थे आप यही करते थे ना कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक का लोन पर उठा के इधर बना देते थे। बट रेजोनेंस कहता है कि ये जरूरी थोड़ा है कि डबल बॉन्ड इधर ही हो। ये भी तो हो सकता है ना कि इसने लोन पर दिया हो डबल बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन अगर इसने दिया होगा लोन पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये वापस चला जाएगा, तो इधर डबल आ जाएगा, इधर सिंगल रह जाएंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि इसने अपना लोन पर दिया हो डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वापस चला जाएगा। तो आपने बेसिकली रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। अगर एक बार पाई बॉन्ड ऊपर दिखा रहे हो, इधर दिखा रहे हो, तो एक बार इधर दिखा दो, एक बार इधर दिखा दो। इन तीनों की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सेम होगी, क्योंकि तीनों में कोई फर्क ही नहीं है। तीनों में बस डबल बॉन्ड ही अपनी जगह चेंज कर रहा है, बाकी ना किसी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज आया है, ना किसी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आया है। SO3 के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम बनेंगे। एक बार पाई बॉन्ड इधर दिखा दो, अगर लोन पेयर इधर आ गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ये वापस चला जाएगा। अगर ये इधर आ गया तो ये वापस चला जाएगा। तो हियर ऑल्सो ये जस्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक बार इधर दिखा रहे हो, एक बार इधर दिखा रहे हो और एक बार इधर दिखा रहे हो। I will send you this sheet. This is very important because this is my gut feeling that one question you will definitely get on resonance. पक्का आएगा, चाहे 2 में आए चाहे 3 नंबर में आए, मतलब 5 में तो नहीं आएगा, ना ही MCQ में आएगा, तो बचे क्या 2 या 3। 5 में आने से देखो 5 में कई बार ऐसे आ जाता है, रेजोनेंस की केस स्टडी आ सकती है। टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है वैसे। ये मैं सेंड कर दूं, है ना? ये PDF सेंड कर दूं। एटलीस्ट इस PDF में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए जिसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस नहीं करके गए। अगर करके नहीं जाओगे तो गलती आपके एंड पर होगी। आपको मैं कितने श्योर बता रही हूँ कि गाइस ये कर लो। आप चैप्टर 4 प्रिपेयर करो, आप हाइब्रिडाइजेशन, MOT, वेस्पर थ्योरी, रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लो। आप कहोगे कि मैम बचा ही क्या है? बचा नहीं है, बट फिर भी काफी कुछ छोड़ के बताया कि ये सब आएगा। मैंने बता दिया। हाँ, एक दो नंबर तक छोड़ दूंगा। शुड वी डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ? नो मैं बोलो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दो, भी करा दो। ठीक है। नहीं मैं भी करा दो, तो मैं छुट्टी बता समझ नहीं आया, मैंने समझा नहीं कुछ। नींद आ रही है तुम्हें? Okay. Lights on and AC off. देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर तुम कहोगे मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा दो और आपको समझ आ गई 1 नंबर के लिए, वो एक अलग चीज है। अगर आप सोचोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाओ, वो अलग चीज है। यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए आपको 200% अटेंशन देनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक डेफिनेशन है, मैं याद कर दूंगा, नो। कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक केमिकल बॉन्डिंग की असाइनमेंट दी थी, बहुत बड़ी सी असाइनमेंट दी थी, और मैंने बोला था कि जिन लोगों ने, डिड यू गेट दैट असाइनमेंट बैक? सबमिट ही नहीं करी। 1 2 3 दो क्वेश्चन लाए। तो ये गलत बात है ना। सी आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स इन 12th 11th में, चलो स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, बट कई बार पॉसिबल नहीं होता कि हम एक एक बच्चे के पीछे भागे।
दो हमने टीचर भी रखे हुए हैं एक एक्स्ट्रा हु कुड मॉनिटर कि हाँ, बट आप लोग थोड़ा सा तो सेल्फ डिसिप्लिन दिखाओ। अगर आपको बोला कि असाइनमेंट दो तो दिया करो। एनीवेज, अब अगर नहीं दी तो आपका क्या टास्क है कि उस असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 था जो बोल दिया था कि अभी छोड़ दो बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड था। वो क्वेश्चन एज इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर में मैंने आया हुआ देखा, इट वाज लास्ट टू लास्ट ईयर या कभी भी हाफ ईयरली पे। तो वो क्वेश्चन अगर आ गया ना, और सिर्फ वो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड बच्चे कर पाते हैं, और अगर वो कोई बच्चा वो क्वेश्चन कर पा रहा है तो ही विल बी कंसिडर्ड कि इस बच्चे को काफ़ी कुछ आता है। तो फिर वो क्वेश्चन समझ लो। पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, ये कल करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर कोई इजी वाली चीजें कर ले। हाइड्रोजन बॉन्ड, एक काम करना, कल अपनी असाइनमेंट्स लेके आना। पहले तो ना अपने पुराने टेस्ट लो ऑर्गेनिक्स और चैप्टर 4 के, क्योंकि इसमें जो गलतियां हैं, पहले तो आज क्या करोगे, आज घर जाओ, जितने भी मैंने अभी तक चैप्टर 1 2 3 4 ऑर्गेनिक्स के टेस्ट लिए हैं, अपनी आंसर शीट्स निकालो। अगर उनके क्वेश्चन पेपर भी संभाल रखे हैं निकालो, नहीं तो मेरे को बोलना, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी। जो आपने गलत करे हैं उनका सही आंसर ढूंढो। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, नहीं तो मेरे से भी पूछ सकते हो आप, क्योंकि अगर आपने जो चीज गलत करी, अगर आपने उसको रेक्टिफाई नहीं करी, आप सेम चीज गलत पेपर में करके आओगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 घंटे की सेल्फ स्टडी इज इक्वलेंट टू 15 to 20 मिनट्स के वो टेस्ट की रिवीजन कर लो, क्योंकि उस टेस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहले मैं आपको ये दे दूं, मैंने ना इसमें टोटलिंग नहीं कर रखी है, आप अपना रॉन्ग और करेक्ट देख लो बस। ये ऑफ कर दो माना।